सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीटीजीटी के रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज, कुछ एमसीक्यूज, राइट। तो क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं अपना पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप। एक बार स्टेटमेंट को आपने पहले डायरेक्शंस को रीड करना है, अकॉर्डिंगली फिर आपको उसका जो आंसर बताते चलना है, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट नंबर 1, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो यहां पे लिख रहा है, दैट इज select the most appropriate option to substitute the segment in bold in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. मतलब एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, राइट, और आपको जो है बताना है कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ठीक है जी। तो मतलब अगर ये स्टेटमेंट में ये जो अंडरलाइन, मतलब ये जो बोल्ड पार्ट है, ये जो बोल्ड पार्ट है, आपको उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढनी है। अगर आपको लगता है कि ये ऑलरेडी सही है तो आंसर कुड बी नो इंप्रूवमेंट। So, you will be late if you do not leave now, right? You will be late if you don't leave now. तो एक्चुअली क्लॉज का कॉन्सेप्ट है, एक चैप्टर होता है, 10 से ही निकलता है, दैट इज कॉल्ड क्लॉज बेसिकली। और क्लॉज में ये रूल होता है कि जब रिजल्ट फ्यूचर में आता है, ठीक है, जैसे देखो ये बोला यू विल बी लेट, ये जो पहला भाग है इसको इसमें रिजल्ट दे रहा है ना, कि तुम लेट हो जाओगे। तो रिजल्ट आता है हमेशा ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज में, और जब रिजल्ट आपका प्रिंसिपल क्लॉज में आता है, ठीक है, तो बेसिकली जो कंडीशन लगती है वहां पे हमेशा ही प्रेजेंट टेंस लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे देखो हम ऐसे बोलते हैं नॉर्मली, जैसे हम बोल देते हैं इफ यू वर्क हार्ड, मैंने आपको बोला इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा, यू विल क्लियर द एग्जाम, राइट। मैंने बोला अगर आप मेहनत करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। अब यू विल क्लियर द एग्जाम, ये रिजल्ट है। जब मैंने बोला यू विल क्लियर द एग्जाम, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें रिजल्ट आ रहा है। और आप स्टार्टिंग में कंडीशन चेक कर सकते हो, ये कंडीशन किस टेंस में लगा रहा है, प्रेजेंट टेंस में, और यहां पे भी प्रेजेंट टेंस है। तो बेटा पहले का जो राइट आंसर बनेगा दैट इज नो इंप्रूवमेंट। तो जब भी कंडीशन प्रेजेंट टेंस में लगती है तो रिजल्ट हमेशा फ्यूचर में ही आता है। और ये शॉर्टकट यहां पे बिल्कुल सही लिख रहा है, इसको उल्टा कर रहा है बेसिकली। यू विल क्लियर द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड, इसको ऐसे लिख के दे रहा है। यू विल बी लेट, जैसे यू विल क्लियर द एग्जाम, तो यहां पे लिखा है यू विल बी लेट। और फिर जब हमने इसको रिवर्स करा क्लॉज को, तो कंजंक्शन मिडल में चला गया। सो इफ यू डोंट लीव नाउ, तो पहले वाक्य का जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, रिजल्ट फ्यूचर में आ रहा है, कंडीशन प्रेजेंट में लग रही है, यही रूल होता है। चलिए सेकंड देख लेते हैं। बोला सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सो वन हु मेडिएट्स इन अ डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। एक ऐसा पर्सन होता है, जैसे कोई खराब परिस्थिति है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो उसमें क्या करता हो, वो बेसिकली समझौता करवाता है। मेडिएट्स मतलब हम बोल सकते हैं सुलह करवाना, इसको हिंदी में बोलते हैं सुलह, है ना। सुलह करवा देता है, मतलब दो पार्टीज के बीच में झगड़े की वाली बात हो, तो उसको इक्वलाइजर बोलते हैं, सॉलिसिटर बोलते हैं, पैसिफाई बोलते हैं, नेगोशिएटर बोलते हैं, है ना। अब ये है बड़े क्लोज वर्ड्स। इक्वलाइजर तो एक समान समकारक होता है, किसी चीज को समान कर देना, एक समान कर देना, राइट। पैसिफायर होता है बेसिकली शांत करने वाला, इसका मतलब शांत करना होता है। तो और नेगोशिएटर यहाँ पे देख लेते हैं आप, इसका राइट आंसर फोर्थ बता रहा है। आंसर यहाँ पे बोल रहा है चौथा होगा नेगोशिएटर, बातचीत करके जो है सुलह करवाने वाला नेगोशिएटर। एक्सप्लेनेशन, दो के बीच मध्यस्थता कराने वाला नेगोशिएटर कहलाता है, इसलिए ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। बाकी आप दूसरे वर्ड्स के मीनिंग भी देख सकते हो। हिंदी में लिखा है इक्वलाइजर मतलब जो समानता रखता है, इक्वल करता है चीजों को। सॉलिसिटर याचक होता है, वकील होता है, एडवोकेट को बोल देते हैं। और पैसिफायर शांत कराने वाला होता है। तो राइट आंसर बनेगा इसका सेकंड सवाल का हमारा, दैट कुड बी ऑप्शन नंबर 4, इट्स नेगोशिएटर, राइट, इट्स नेगोशिएटर एक्चुअली। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड सवाल देखो। बोला सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहां पे आप देख सकते हो पूरा सीइंग माय मैसी रूम, मैसी होता गंदा। हम ये बोल सकते हैं कि जो जब चीजें ना अस्त व्यस्त तरीके से पड़ी होती है कमरे में, भाई कोई चीज कहीं पड़ी है, कोई चीज कहां पड़ी है। सो सीइंग माय मैसी रूम, माय मदर टॉट मी टू कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, नाउ माय रूम इज डैश। तो इसमें अब मेरा कमरा क्या है, तो भाई मेरे कमरे को, मैसी रूम को, गंदे रूम को देखकर मेरी मदर ने मुझे सिखाया है कि कैसे मतलब कमरे को साफ रखना है, प्रॉपर ऑर्डर में सारी चीजों को रखना है। तो आगे बोल रहा है बंदा की, स्पीकर बोल रहा है कि नाउ माय रूम इज व्हाट। अब मेरा जो कमरा है स्पिक एंड स्पैन है, ऑन डिमांड है, हाई एंड ड्राई है, ऑफ नो अवेल है।
तो वो जो आपका रूम है, अब जब आप चीजें प्रॉपर ऑर्डर में रख दोगे कमरे में तो ऑब्वियस है फिर आपका कमरा क्या हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, है ना, उसमें गंद नहीं रहेगा तो वो साफ सुथरा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए पहला, स्पिक एंड स्पैन। एक्चुअली स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। आंसर इसका पहला ही बनेगा। बाकी जो और ऑप्शन है बिल्कुल इररिलेवेंट है। ऑन डिमांड, मेरा कमरा डिमांड पे, मांग पे, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इलॉजिकल हो जाएगा। ऑफ नो अवेल भी इलॉजिकल हो जाएगा। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है अकेला, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड। जब आप किसी को अकेला छोड़ देते हो, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं हाई ड्राई, हाई एंड ड्राई। एक मुहावरा, ड्राई मतलब सूखा होता है। जैसे आप बोलते हो माई फ्रेंड लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई व्हेन आई लॉस्ट ऑल ऑफ माई मनी, कि जब भाई मेरे पास कुछ पैसा नहीं रहा तो मेरे दोस्तों ने मुझे हाई एंड ड्राई छोड़ दिया, मतलब अकेला छोड़ दिया, राइट। पूरी आप पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। स्पिक एंड स्पैन एक्सप्लेनेशन बोल रहे हैं, तो बोल रहे सेंटेंस में बताया गया कि रूम को गंदे हालत में देखकर माँ ने चीजों को व्यवस्थित करके रखना सिखाया, और जब चीजें व्यवस्थित होती हैं तो कमरा साफ सुथरा दिखता है, इसलिए दिए गए रिक्त स्थान में स्पिक एंड स्पैन का प्रयोग होगा, क्योंकि इसका अर्थ होता है साफ सुथरा, जो मैंने आपको बता दिया, नीट एंड क्लीन, आप याद रख सकते हो, राइट। अदर वर्ड्स की मीनिंग देखो, हाई एंड ड्राई मतलब निसहाय, अकेला छोड़ देना, निसहाय हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको अकेला आइसोलेटेड बोलते हैं। ऑन डिमांड मतलब किसी चीज की मांग होना, और ऑफ नो अवेल मतलब व्यर्थ का, बेकार। ऑफ नो अवेल मींस इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, जो यूजलेस चीज होती है। तो आप इसको भी रीड कर सकते हो। इंग्लिश में आपने सिर्फ नीट एंड क्लीन इसका मीनिंग याद रखना है। आगे आ जाते हैं। रेहान एंड रोनित आर गुड फ्रेंड्स एंड इट डोंट मैटर टू देम एज टू हु इज वेल्दियर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, एरर का सवाल है, ठीक है। तो आप बता सकते हो इसमें कि रेहान और रोनित जो है, बोल रहे दो फ्रेंड्स हैं, रेहान और रोनित दो दोस्त हैं, और एंड इट डोंट मैटर टू देम एज टू हु इज वेल्दियर, मतलब किसके पास ज्यादा पैसा है ये उनके लिए कोई विषय की बात नहीं है ना। तो यहां पे देखो, आप हमने पढ़ा होता है छोटी क्लास में कि जब थर्ड पर्सन स्टूडेंट सिंगुलर होता है, जैसे आपका ही है, शी है, इट है, राइट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनका नेचर सिंगुलर होता है। तो जब भी ये सब्जेक्ट सिंगुलर नेचर के होते हैं तो हमें पता होता है कि बच्चा जानता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ बेटा क्या लगाना होता है, एसोरियस लगता है ना। ये अफर्मेटिव का रूल है। अफर्मेटिव में क्या होता है कि जब सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर होता है तो एसोरियस लिखते हैं। शी वर्क्स होता है, इट रेन्स होता है, ही गोज होता है, तो गो के साथ ईएस लगता है ना वहां पे, लेकिन प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। यही बात यहाँ पे जो एरर बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे गलत होगा, कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात होती है तो ही शीट के साथ हम कभी भी डू नॉट नहीं लगाते हैं। ही शी इट के साथ हम लिखते हैं डजंट, डज नॉट लगता है ही शीट के साथ, राइट। तो यहाँ पे आंसर बनेगा हमारा पहला, इट के साथ क्या लगना चाहिए था यहाँ पे, इट डज नॉट, इट डजंट आना चाहिए था यहाँ पे डोंट की जगह पे, तो इट डजंट कर दीजिए, इट शुड बी इट डजंट, राइट। कम टू द नेक्स्ट। तो ये पढ़ सकते हो आप, ये एक्सप्लेनेशन आपके फायदा करेगी। डोंट के स्थान पर डजंट का प्रयोग होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का। यहाँ इट का प्रयोग हुआ है जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ डोंट के स्थान पर डजंट का प्रयोग होगा, अतः ऑप्शन पहला सही उत्तर है। पांचवा देख लीजिए, पांचवा सवाल, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये बड़ा इजी सा सवाल है। स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। अच्छा, एक ऐसा भाषण होता है, एक ऐसी स्पीच होती है जिसमें बंदा ना पहले तैयारी नहीं करता, है, राइट। अच्छा, इसको राइट आंसर क्या बनेगा, डेलिब्रेशन तो एक दल होता है, एक्सटेम्पोर, रेटोरिक और स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मत करना, इसका राइट आंसर बेटा एक्सटेम्पोर होता है। एक्सटेम्पोर एक पर्सनैलिटी भी होती है, और बड़े कुछ हायर एग्जाम्स में एक्सटेम्पोर राउंड्स भी होते हैं, इंटरव्यूज के राउंड्स होते हैं। जैसे सपोज अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, और आपका इंटरव्यू है, तो बंदे को ना थोड़ा आइडिया होता है कि यार मैं बैंक की वो देने जा रहा हूँ इंटरव्यू, तो वहां पे हो सकता है मेरे से करंट अफेयर्स पूछेंगे या बैंकिंग टर्म्स पूछ लेंगे, आरटीजीएस क्या होता है, नेफ्ट क्या होता है। लेकिन एक्सटेम्पोर राउंड में कुछ पता नहीं होता। एक्सटेम्पोर राउंड में स्टूडेंट कैंडिडेट्स डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ आइडिया कि कौन सी फील्ड से वो वहां पे सवाल करेंगे। हो सकता है आपसे साइंस का क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है आपका रीजनिंग का सवाल पूछ ले, मैथ्स का पूछ लो, जीके का पूछ लो, हिस्ट्री का पूछ लेंगे, ज्योग्राफी का पूछ लेंगे, कोई चैलेंज नहीं है, राइट। एंड इफ यू हैव एक्सटेम्पोर पर्सनैलिटी, राइट, तो इसका मतलब जब आपसे वहां पे क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो आप एक जल्दी से 4-5 सेकंड्स के टाइम में उस आंसर को फ्रेमवर्क करके उसका आंसर दे दोगे।
सो इट मीन्स यू हैव एक्सटेम्पोर पर्सनैलिटी। इसको हम ऑलराउंडर बोलते हैं कि हर फील्ड का ज्ञान है बंदे को। वैसे ऑलराउंडर के लिए वर्ड स्टूडेंट्स ये होता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल एक वर्ड होता है, ध्यान रखना, लिख सकते हो आप कॉपी पे। वर्सेटाइल बोलते हैं ऑलराउंडर को। ऑलराउंडर होता है जिसको हर फील्ड का नॉलेज होता है, तो उसके लिए टिपिकल वर्ड तो वर्सेटाइल होता है। स्पीच के लिए हम एक्सटेम्पोर बोलते हैं उसको। एक्सटेम्पोर मींस विदाउट प्रिपरेशन होता है। तो ये पढ़ सकते हो एक्सटेम्पोर एक्सप्लेनेशन, बिना तैयारी के दिए गए भाषण को एक्सटेम्पोर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन 2 सही उत्तर है। दूसरे वर्ड्स डेलिब्रेशन, विवेचना होता है। जैसे डेलिब्रेशन होता है, जैसे कई बार कोई जैसे हाईजैकिंग होती है ना, टेररिस्ट जो हाईजैक कर देते प्लेन को, तो फिर जो है एक दल भेजा जाता है, डेलिब्रेशन भेजा जाता है ताकि वो बातचीत करे वहां पे जाके, तो विवेचना हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद रेटोरिक, वाक पटुता होता है, और स्पॉन्टेनियस सहज होता है एकदम से, ठीक है जी। 6 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सो डेलिब्रेट, अब डेलिब्रेट का आपको देना है बेसिकली यहां पे सिमिलर वर्ड, राइट। डेलिब्रेट का सिमिलर वर्ड देना है। डेलिब्रेट का मीनिंग होता है इंटेंशनल। इसका व्हाट डज दिस पर्टिकुलर वर्ड मींस, एक्चुअली इसका मीनिंग होता है इंटेंशनल, जानबूझकर। तो जानबूझकर के लिए जो मीनिंग होगा वो क्या जाएगा, प्लान्ड जाएगा ना। ऑपोजिट देना है ना, सिमिलर देना, सॉरी सिनोनिम्स देना है आपको, तो प्लान्ड हो जाएगा, है ना। प्लान्ड मतलब जो आपने पहले से प्लानिंग किया है जानबूझकर। तो कैजुअल तो नहीं होगा, ये रश नहीं होगा, हेस्टी नहीं होगा, ठीक है जी। 7 देखेंगे। 7 बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ये सवाल अच्छा है, पेपर का क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। बोल रहा है इफ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे, इफ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे यू विल डैश प्रोग्रेस। तो अगर जो है बोल रहा है कि अगर आप डेली कोशिश करते हो, प्रतिदिन कोशिश करते हो, प्रयास करते हो, तो यू विल डैश प्रोग्रेस। तो आप जो क्या करोगे, यू विल गेट प्रोग्रेस, यू विल मेक प्रोग्रेस, यू विल होल्ड प्रोग्रेस, या यू विल कैच प्रोग्रेस। सिंपल सी बात है, प्रोग्रेस तरक्की होती है ना, प्रोग्रेस तरक्की होती है स्टूडेंट्स। और ऐसे सवाल के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को जब आप टैकल करते हो पेपर में, तो आपको एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, वो है आपकी कॉन्टेक्सचुअल वोकैब, TEXTUAL। कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी आपकी सही होनी चाहिए, कौन सी जगह पे कौन सा, किस संदर्भ में कौन सा वर्ड फिट होता है। तो एक बात ध्यान रखना, ये जो तरक्की होती है, प्रोग्रेस होती है, इसके साथ ना तो कभी गेट वर्ब का यूज करते हैं, तरक्की के साथ, प्रोग्रेस के साथ ना तो गेट वर्ब लगाते हैं, ना ही कभी होल्ड लगाते हैं, ना ही कभी कैच लगाते हैं। गेट वर्ब के साथ मेक वर्ब का कलेक्शन होता है। अगर जब आप चूज करनी हो वर्ब, तो प्रोग्रेस के साथ मेक प्रोग्रेस होता है, कभी भी गेट प्रोग्रेस, कैच प्रोग्रेस या होल्ड प्रोग्रेस नहीं होता है। होल्ड भी दे रहा है, देखो पढ़ सकते हो। मेक प्रोग्रेस सही आंसर है। दिए गए रिक्त स्थान में मेक का प्रयोग होगा, क्योंकि जब तरक्की करने की बात होती है तो प्रोग्रेस के साथ जिस वर्ब का कोलोकेशन होता है वो है मेक। सो मेक प्रोग्रेस आपने याद रखना है कि कभी भी गेट प्रोग्रेस, या गेट प्रोग्रेस में भी बच्चे गलती करते हैं, मतलब गेट करके आ जाते हैं एग्जाम में, जबकि मेक प्रोग्रेस होता है। प्रोग्रेस के पहले वर्ब के तौर पर गेट, होल्ड या कैच का प्रयोग सही नहीं होता है, ध्यान रखना आपने, ठीक है। हमेशा ही प्रोग्रेस उन्नति की बात आए तो वहां पे मेक वर्ब को लगाया करिए। आगे देख लो। तो नेक्स्ट 8वां सवाल है आपकी स्क्रीन पे, व्हाट डैश ब्यूटीफुल सीन दिस इज। अब वहां पे देखो, आप देख रहे होंगे एंड में एक साइन आ रहा है जिसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, राइट। और ये बेसिकली आपको सडन चीज को बताता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनका नाम होता है। इन वाक्यों को क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जो बेसिकली सडन हैपनिंग्स होती हैं, जैसे हुर्रे है, ब्रावो है, आउच है, उप्स है, ये सब कुछ हम बोलते हैं, तो ये सडन होते हैं बेसिकली, वहां पे लगाते हैं इसको, राइट। और इसके साथ हमेशा ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आर्टिकल ए का यूज होता है, जैसे हम बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दिस इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज। तो आर्टिकल बी यहाँ पे मतलब आंसर बनेगा, आर्टिकल ए को लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आगे कॉन्सोनेंट वर्ड है, ब्यूटीफुल का बी जो है कॉन्सोनेंट साउंड भी आता है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए को लिखा जाएगा, ठीक है। इम्यून का राइट आपको ऑपोजिट बताना है। सवाल नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे, इन टर्म्स ऑफ इम्यून। और इम्यून के साथ जिस प्रपोजिशन का चुनाव होता है वो होती है जी टू, हमेशा इम्यून टू होता है, ध्यान रखना। वैसे मैं आपको बता दूं, ये दोनों आपस में ऑपोजिट होते हैं, एक प्रोन टू होता है, प्रोन टू का ऑपोजिट बेसिकली इम्यून टू होता है,
एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो प्रोन टू का ऑपोजिट होता है इम्यून टू। प्रोन टू मतलब होता है वल्नरेबल, जानलेवा। अब ऑपोजिट देना है ना, ये जानलेवा होता है, ये सुरक्षा करना होता है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज को बोलते हैं इम्यून टू, और सफर फ्रॉम अ डिजीज को बोलते हैं प्रोन टू। क्योंकि अब इम्यून तो प्रोन तो दे नहीं रहा ऑप्शन में, तो हम इसका कर लेंगे डी, वल्नरेबल हो जाएगा इसका आंसर, जो जानलेवा होता है। फ्री नहीं होगा, पावरफुल नहीं होगा, वीक बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, वीक, फिजिकली नॉट स्ट्रांग, उसको बोलेंगे वल्नरेबल, बोल्ड कर रखा है, ये यहाँ पे आंसर है हमारा। ठीक है, हु इज इजिली, ठीक है, मतलब जो इजिली कॉन्टेक्ट में आ जाता है, सफर फ्रॉम अ डिजीज बोल देते हैं बेसिकली, है ना, जानलेवा घातक जो चीज होती है। ठीक है जी, चलिए आगे देख लेते हैं। अ क्लोज्ड बुक, इडियम है, छोटा सा मुहावरा है, अच्छा इडियम है। अ क्लोज्ड बुक मींस व्हाट? डिफिकल्ट प्रॉब्लम, अ मिस्ट्री, रिजेक्ट, बी इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस। तो आपको ध्यान रखना, अ क्लोज्ड बुक होता है मतलब जो चीज ना बंद है। ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हो यार, क्लोज्ड बुक का मतलब क्या हो सकता है? क्लोज्ड बुक मतलब बंद, बंद बुक को बोल रहा है, क्योंकि शाब्दिक अर्थ तो होते नहीं है इडियम्स में। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि मतलब जो चीज ना रहस्यमयी सी होती है, मिस्ट्री को बोलते हैं बेसिकली। अ क्लोज्ड बुक इज एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जिसका मीनिंग होता है मिस्ट्री। तो बी इसका राइट आंसर कर लीजिए। राइट, चलो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु स्नीक्स इनटू अ कंट्री, एक ऐसा बंदा होता है जो किसी देश में घुस जाता है। स्नीक्स मतलब एंटर कर जाना इलीगली। जैसे आप देखते होंगे बॉर्डर पे क्या हो जाती है, घुसपैठ होती है ना, घुसपैठिया घुस जाते हैं, पाकिस्तान से आते हैं टेररिस्ट बन के, घुसपैठिया घुस गया। तो एक ऐसा इंडिविजुअल जो किसी देश में घुस जाता है उसको स्टूडेंट्स हमेशा बोलते हैं इन्फिल्ट्रेटर। याद रखना, दैट इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेटर। इट्स नॉट स्नाइपर, इन्वेडर, एग्रेसर, गलत आंसर है। आई एम फीलिंग डैश बेटर टुडे, आई एम फीलिंग डैश बेटर टुडे। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, ये जो टी डब्ल्यू होता है इसके साथ तो कभी कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाते, ये नेगेटिव एडवर्ब होती है, ध्यान रखना इसका। टू इज अ नेगेटिव एडवर्ब, ये अकेला भी आ जाता है, जब ये अकेला आता है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब होती है वाक्य में। राइट, और जब इसके साथ आप टीओ लगाते हो तो फिर ये अपना रूप बदल देता है, फिर इसका काम होता है कंजंक्शन। वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं इस चीज को, तो ये तो नहीं आएगा, टू बेटर गलत होता है। ठीक है, और फेयरली के साथ भी आप बेटर नहीं लिखते हो कभी भी, ध्यान रखना, फेयरली बेटर भी गलत, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा। वेरी बेटर बिल्कुल ही गलत है, आंसर है रेदर बेटर। राइट, सो रेदर बेटर कैन बी द राइट आंसर ओवर हियर। फेयरली बेटर नहीं होता है, ध्यान रखना, फेयरली के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाते। कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, फेयरली, इन शब्दों के साथ कभी कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगती है। राइट, 13 देखो, टू गिव अप द घोस्ट, टू गिव अप द घोस्ट इज व्हाट? मतलब भूत को भूल जाना, गिव अप कर देना। तो गिव अप द घोस्ट एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू डाई, इसका मतलब होता है मर जाना। ठीक है, जब किसी पर्सन की जो आत्मा जो है परमात्मा के पास चली जाती है तो उसको टू गिव अप द घोस्ट बोल देते हैं। राइट, इडियम है, ध्यान रखना, मुहावरा है ये। और 14 आगे आपके सामने एक फ्रेजल वर्ब, आई कैन नॉट पुट अप डैश दिस इंसल्ट। ये बहुत सारी होती है, पुट ऑन भी होता है, पुट ऑन अकेला होता है, एक आपका पुट ऑन होता है ना, अकेला पुट ऑन भी होता है जिसका मतलब वेयर होता है, पहनना होता है। ठीक है, फिर एक पुट ऑफ भी होता है जिसका मतलब पोस्टपोन होता है, पोस्टपोन। राइट, पुट ऑफ कर दिया मतलब आपने कहीं जाना था, बारिश पड़ गई तो आपने अपनी जर्नी को पुट ऑफ कर दिया। पुट ऑफ मतलब कैंसल, वी कैन से पोस्टपोन कर देना, मुलतवी कर देना। द फंक्शन हैज बीन पुट ऑफ, मतलब आज कोई फंक्शन होना था लेकिन वो जो है बारिश के कारण वो नहीं हो पाया, तो आपने किसी अगली डेट को उसको मुलतवी कर दिया, स्थगित कर दिया। एक फिर कॉल्ड ऑफ होता है, कॉल्ड ऑफ, वो भी मैं लिख देता हूं यहां पे। एक कॉल्ड ऑफ फ्रेजल वर्ब होती है स्टूडेंट, ध्यान रखना आपने, कॉल्ड ऑफ, इसका मतलब होता है टू स्टॉप, इसका मतलब होता है रोक देना, स्टॉप होता है इसका मतलब, ये रोकना होता है। जैसे स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं तो बोलते हैं द वर्कर्स हैव बीन कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, या द वर्कर्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। सिंपल पास्ट में भी लिख सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकते हो आप। राइट, तो यहां पे इसका मतलब रोकना होता है, लेकिन इसका मतलब पोस्टपोन करना होता है। बट इफ यू आर कॉन्टिन्यूसली पुटिंग ऑफ द थिंग्स, राइट, इफ यू आर कॉन्टिन्यूसली पुटिंग ऑफ द थिंग्स, मतलब आपकी फिर आदत बनने लग जाती है कि यार आपने कोई काम कल करना था, कल फिर आपने उसको फिर आगे टाल दिया,
टालते रहना, राइट। व्हेन इट कम्स टू योर हैबिट, देन देयर इज अनदर वन वर्ड दैट इज प्रोक्रेस्टिनेट, राइट। तो वैसे अलग बात है कि आपने कहीं जाना था, सेम डे पे कुछ आपको प्रॉब्लम पड़ गई तो आपने उस काम को आगे थोड़ा स्थगित कर दिया, लेकिन फिर ये नहीं है कि आप बार बार उस चीज को दोहरा रहे हो। इफ यू आर रिपीटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग एंड इफ यू आर पुटिंग ऑफ द थिंग्स कंटिन्यूअसली एंड देन इट कम्स टू योर हैबिट, देन देयर इज अनदर वर्ड दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेट, राइट। फिर उसको प्रोक्रेस्टिनेट बोलते हैं। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये हैबिचुअल बन जाते हैं, फिर हैबिट, आदत जब बन जाती है इंसान की, चीजों को टालते रहना, आगे टालते रहना, उसको प्रोक्रेस्टिनेट बोलते हैं। फिर देन when it comes to your habit, then it would be procrastinate, right? So यहां पे आंसर क्या होगा? put up on नहीं होगा जी, put up upon कुछ भी नहीं होता ऐसा, ठीक है। put up at बिल्कुल गलत है, put up with होता है। पूरा I cannot put up with this insult, कोई पर्सन बोल रहा है कि इस बेइज्जती को मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो पुट अप विद एक अनदर फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है स्टूडेंट बेसिकली सहन करना, टॉलरेट करना, किसी को बर्दाश्त करना। सो पुट अप विद मींस टू टॉलरेट होता है, इट मींस टू टॉलरेट, राइट। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ द इडियम, टू रिप अप द सोर्स, टू रिप अप ओल्ड सोर्स बेसिकली, राइट। टू रिप अप ओल्ड सोर्स इज व्हाट? इडियम है। इसका मतलब होता है कि जैसे बोलते नहीं, हिंदी में बोलते हैं कि यार गड़े मुर्दे उखाड़ने की आदत है उसको, कई लोगों को होती है कि पुरानी बातों को ना छेड़ते रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू रीओपन अ क्वारल, किसी क्वारल को दोबारा से रीओपन कर देना। 16 देख लेते हैं। ही डिलाइट्स डैश टीजिंग मी। तो डिलाइट्स के साथ ऑन आएगा, इन आएगा, टू और एट तो नहीं आता, राइट। ही डिलाइट्स ऑन टीजिंग मी या इन टीजिंग मी? तो इन टीजिंग मी। डिलाइट्स के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन इन आएगी। 17 आप देख सकते हो, आपको एक ऐसी स्टेटमेंट पिक करनी है जिसमें जो है बोल रहा है रॉन्ग मॉडल का यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। एक ऐसा वाक्य है इसमें जिसमें गलत मॉडल लिखी जा रही है। मॉडल आप जानते होंगे, विल है, वुड है, शैल है, शुड है, कैन है, कुड है, मे, माइट, मस्ट, ये सारी मॉडल्स होती हैं। तो आपको देखना है ऐसा कौन सा वाक्य है स्टूडेंट जहां पे गलत मॉडल लिखी गई है। तो देखो यहाँ पे हैड आ रहा है और हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है, हैड ही स्टार्टेड अर्लियर, और इसका शॉर्टकट ये है कि हैड थर्ड फॉर्म आता है तो आगे वुड हैव थर्ड फॉर्म ही आता है। तो पहला तो वाक्य आपका सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। The authorities imposed lockdown so that COVID-19 might not transmit fast. Might जो पॉसिबिलिटी की संभावना की मॉडल होती है, ये वाक्य भी सही है ना। लॉकडाउन क्यों इंपोज किया गया भाई? ताकि जो है कोविड-19 ज्यादा ना फैले, ट्रांसमिशन उसका फास्ट ना हो, ठीक है। फिर बोला माई ग्रैंड पेरेंट्स वुड गो टू टेम्पल डेली, ये भी सही है। वुड मॉडल का यूज सही कर रहा है कि जाते थे वो, पास्ट टेंस में विल का वुड है, सेकंड फॉर्म, मॉडल का यूज है। सी गलत है, यहाँ पे सी गलत है क्योंकि शी सब्जेक्ट है और इसके बाद ये मॉडल के तौर पे यूज किया जा रहा है नीड्स, तो यहाँ पे नीड्स नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे आएगा अकेला शी नीड टू गो देयर। जब आप मॉडल के तौर पे लिखते हो तो फिर इंडेफिनिट टेंस का रूल नहीं अप्लाई करना, तो इसमें एस और यस नहीं आएगा। चलो 18वां देख लेंगे। टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है बेसिकली क्या? स्मेल अ रैट होता है, आपने सुना होगा, जैसे कई बार हम बोलते हैं कि दाल में मुझे कुछ काला लग रहा है, कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है ना, कुछ घोटाला लग रहा है। तो स्मेल अ रैट क्या होगा? टू लर्न द स्मेल ऑफ अ रैट। क्या ये उसकी बदबू की तरह कि रैट आ गया, चूहा आ गया, कहीं ऐसा कोई स्मेल पड़ती है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इरेलीवेंट है। टू हैव रीजन टू नो द प्रेजेंस ऑफ अ रैट। रैट थोड़ा यहाँ पे आ गया, देख लेना। टू हैव रीजन टू नो द प्रेजेंस ऑफ अ रैट, बिल्कुल गलत है। टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, ये है आंसर। आंसर बनेगा थर्ड, मतलब किसी बात के लिए कोई कारण होना, कि हम किसी चीज के ऊपर शक करते हैं जब, है ना, सस्पेक्ट करते हैं। सस्पेक्ट मतलब सस्पिशन होता है। 19 पे आ जाते हैं। कंप्लाइज। कंप्लाइज का मीनिंग होता है बेसिकली पार्टनर इन क्राइम। इसका मीनिंग होता है पार्टनर इन क्राइम, जो आपका बुरे काम में साथी होता है, पार्टनर इन क्राइम बोलते हैं, राइट। वैसे तो देखा जाए ये बुरे काम में साथी होता है, ये अच्छे काम में साथी होता है, लेकिन इसका ना एक्चुअली बात है कि ये वर्ड का जो मीनिंग है ना कंप्लाइज, ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट का वर्ड होता है, एक्चुअली नेगेटिव होता है ये, और ये होता है पॉजिटिव। देना तो ऑपोजिट है, लेकिन ये इस वे में मैंने चेक किया था, एक्चुअली मैंने कहीं और भी पढ़ाया था ये किसी बैच में, तो वहां पे हो सकता है गलती से मैंने वहां पे फ्रेंड बताया था इसका आंसर,
शायद ईपीएफओ बैच में करवाया था, ठीक है। लेकिन फिर मैंने ये जब चेक करा तो इसका जो रीजन निकाला मैंने, तो उसमें यही लॉजिक लगा कि ये नेगेटिव वर्ड है एक्चुअली, अकम्प्लाइज। इसका मतलब होता है बुरे काम में साथी। और ये फ्रेंड तो हम बोलते हैं अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। दोस्त वही होता है जो दोस्त के काम आता है ना, तो वो अच्छे काम में साथी होता है। लेकिन क्योंकि ये वर्ड नेगेटिव है, इसका कॉन्टेक्स्ट नेगेटिव है, तो उसका आंसर ना इसने ओपोनेंट लिया है। ओपोनेंट लिया है, वो क्यों लिया है? दुश्मन, है ना। ओपोनेंट तो होता है हमारा विरोधी है ना। जो पार्टनर इन क्राइम है तो उसका ऑपोजिट एक्चुअली नेगेटिव में ही जाएगा, पॉजिटिव में नहीं जाएगा, इसलिए फ्रेंड रॉन्ग बन रहा है यहाँ पे। तो जिन बच्चों ने पहले फ्रेंड किया हो करेक्शन कर ले, फ्रेंड नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, इसका आंसर नेगेटिव में ही जाएगा, तो इसलिए ओपोनेंट जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द क्लास, राइट, 20th क्वेश्चन आपके सामने ही है। सेम वही है, 4 वाक्य लिख के दे रहा है, ये एरर ढूंढना है इसमें। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। एरर बतानी है। ऑल्दो दे आर लिविंग इन दिल्ली फॉर द लास्ट 5 years, दे हैव नॉट सीन द कुतुब मीनार, राइट। अब आपको पता है यहाँ पे टाइम दे रहा है ना, टाइम आ रहा है। अब जिस बच्चे को टेंस आते हैं ना, वो एकदम से पकड़ लेगा इस सवाल को। ऐसे क्वेश्चंस को वो बच्चा जल्दी पकड़ेगा जिसके टेंस बहुत अच्छे हैं, है ना। तो टेंस पे एक सवाल तो पक्का आता है जी। HPTGT की बात करें चाहे कोई और अदर एग्जाम्स की बात करें, ये सवाल जरूर आता है। अब लास्ट 5 years के साथ हमेशा फॉर ही लगता है, तो ये तो टाइम है, टाइम मतलब सही देख लिख के दे रहा है, टाइम सही है, टेंस गलत है। दे आर लिविंग नहीं होगा यहाँ पे होना चाहिए दे हैव बीन, दे हैव बीन लिविंग वुड बी द राइट आंसर, ये बनेगा। ऑल्दो दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर द लास्ट 5 years, दे हैव नॉट सीन द कुतुब मीनार, ऐसे बन जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा, दैट इज ए कुड बी द राइट आंसर। मतलब ए वाला वाक्य में एरर था, हैव बीन आएगा। कभी भी इज एम आर के साथ स्टूडेंट्स आप सिंस फॉर नहीं लगा सकते। मैं आपको पिछले 40 मिनट से पढ़ा रहा हूं। सो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर द लास्ट, हैव बीन बोलूंगा, आई एम टीचिंग यू, यहाँ पे गलत हो जाएगा, राइट। तो आज के सेशन में इतना हो पाएगा, ठीक है। 20 MCQs आपको करवा दिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। धीरे धीरे इनको रिवाइज करते चलिए और अपनी इंप्रूवमेंट करते चलिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।